नमस्कार। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर समझने वाले हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चलिए इस दिलचस्प टॉपिक में ज़रा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी असल में काम कैसे करती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा बिस्कुट जो हम शायद रोज चाय के साथ खाते हैं, वो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी बयां कर सकता है? जी हाँ, आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल के आसपास घूमने वाली है। तो देखिए, ये बिस्कुट आप तक पहुंचने के लिए एक सफर तय करता है। सबसे पहले एक किसान खेत में गेहूं उगाता है। ये हुआ पहला स्टेप, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक। फिर एक फैक्ट्री उसी गेहूं को इस्तेमाल करके बिस्कुट बनाती है। ये हो गया दूसरा स्टेप, यानी द्वितीयक। और फिर आखिर में एक दुकान उन बिस्कुट को हम जैसे ग्राहकों तक बेचती है। ये है तीसरा और आखिरी स्टेप, तृतीयक। बस इन्हीं 3 आसान स्टेप्स में हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के 3 सबसे जरूरी क्षेत्रक छिपे हुए हैं। तो चलिए, बिस्कुट की इस कहानी से जो हमें अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ मिले हैं, अब उन्हें जरा ठीक से एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी सेक्टर। अब ये क्या है? सीधी सी बात है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जहां हम सीधे सीधे कुदरती चीजों का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे बिस्कुट वाले एग्जाम्पल में किसान का गेहूं उगाना। क्योंकि इसमें ज्यादातर काम खेती, डेयरी, मछली पकड़ने या जंगलों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे हम कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। ये हमारी इकोनॉमी का बेस है, उसकी नींव है। इसके बाद बारी आती है द्वितीय क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर की। ये क्या करता है? ये प्राइमरी सेक्टर से मिले सामान को लेता है और उसे फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के जरिए एक बिल्कुल नई चीज में बदल देता है। जैसे गेहूं से आटा और फिर बिस्किट बनाना, या फिर सोचिए कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। क्योंकि ये सब काम इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। और फिर आता है हमारा तीसरा हीरो, तृतीय क्षेत्रक, जिसे हम सेवा क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, ये सेक्टर खुद कोई सामान नहीं बनाता, बल्कि ये पहले दोनों सेक्टर्स की मदद करता है, उन्हें अपनी सर्विसेज देता है। जरा सोचिए, बिस्कुट को फैक्ट्री से दुकान तक लाने के लिए ट्रक चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट, पैसों के लेन देन के लिए बैंक चाहिए। तो ये सारी सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि टीचर्स, डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, ये सब इसी सेक्टर का हिस्सा हैं। तो अब जब हमने तीनों सेक्टर्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अब इन सब को जोड़कर पूरी इकोनॉमी की बड़ी तस्वीर देखते हैं। मतलब हम ये कैसे पता लगाते हैं कि देश में टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है और वक्त के साथ उसमें क्या बदलाव आया है। यहीं पर एंट्री होती है जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। आसान भाषा में, किसी एक साल के अंदर हमारे देश में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी, उनकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू ही जीडीपी है। यह हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी का साइज कितना बड़ा है। यहाँ अंतिम शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक पेच है। किसान तो कहेगा ही, अरे भाई, मैंने जो गेहूं उगाया उसकी पूरी कीमत तो जुड़नी चाहिए। और ये बात एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम को सामने लाती है, जिसे कहते हैं दोहरी गणना या डबल काउंटिंग। इसे बिस्किट वाले उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए किसान ने 20 रुपए का गेहूं बेचा, मिल वाले ने उसे पीस कर 25 रुपए का आटा बनाया और फैक्ट्री ने उस आटे से 80 रुपए का बिस्किट बनाया। तो क्या हम जीडीपी निकालने के लिए 20, 25 और 80 सबको जोड़ दें? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 80 रुपए का बिस्किट है, उसकी कीमत में 25 रुपए का आटा और 20 रुपए का गेहूं पहले से ही शामिल है। इसीलिए इस डबल काउंटिंग से बचने के लिए जीडीपी में सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी हमारे बिस्किट की 80 रुपए वाली वैल्यू ही जोड़ी जाएगी। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पिछले 40 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में आए एक जबरदस्त बदलाव की कहानी कहती है। जरा 1977-78 वाले बार को देखिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि प्राइमरी सेक्टर यानी खेती-बाड़ी का हिस्सा सबसे बड़ा था। अब 40 साल आगे आइए, 2017-18 वाले बार पर देखिए कैसे पूरी तस्वीर ही पलट गई है। अब टर्शरी यानी सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी बदल गई है। तो दिमाग में एक सवाल तो आता ही है ना,
है ना, कि अगर सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा पैसा बना रहा है, तो क्या सबसे ज़्यादा नौकरियां भी वही हैं? सबसे ज़्यादा लोग भी क्या इसी सेक्टर में काम करते हैं? आपको क्या लगता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, अब देखते हैं कि असल में आंकड़े क्या कहते हैं। और जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जी नहीं, 2017-18 के आंकड़ों को देखें तो आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा, लगभग 44% लोग प्राइमरी सेक्टर यानी खेतीबाड़ी और उससे जुड़े कामों में ही लगे हुए हैं। और ये तब है जब जीडीपी में इसका हिस्सा लगातार कम होता गया है। और दोस्तों, इसी को कहते हैं द ग्रेट इंडियन मिसमैच। ये दो भारत की कहानी है। एक तरफ वो सेक्टर है जो देश की ज्यादातर दौलत बना रहा है, और दूसरी तरफ वो सेक्टर है जहां देश के लगभग आधे लोग काम कर रहे हैं। जीडीपी में हिस्सेदारी और रोजगार में हिस्सेदारी के बीच ये एक बहुत बड़ा गैप है। और इस गैप का, इस मिसमैच का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है छिपी हुई बेरोजगारी। चलिए समझते हैं ये क्या बला है। प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये वो सिचुएशन है जहां लोग काम करते हुए तो दिखते हैं, पर असल में जरूरत से ज्यादा लोग एक ही काम में लगे होते हैं। मतलब अगर आप उनमें से कुछ लोगों को हटा भी दें तो भी टोटल प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे समझने के लिए आपके एनसीईआरटी किताब से लक्ष्मी का केस लेते हैं। मान लीजिए लक्ष्मी का परिवार है, 5 लोग हैं और 2 हेक्टेयर जमीन है। पांचों के पांचों उसी खेत पर काम करते हैं, पर असल में उस काम के लिए सिर्फ 2 या 3 लोग ही काफी हैं। तो बाकी के 2 लोग क्या कर रहे हैं? वो काम करते हुए दिख तो रहे हैं, पर असल में वो छिपे हुए बेरोजगार हैं। अगर वो कहीं और जाकर काम करें तो भी खेत की पैदावार उतनी ही रहेगी। अब चलिए इकोनॉमी को एक और नजरिए से देखते हैं जो जॉब की कंडीशंस पर आधारित है। ये है संगठित और असंगठित क्षेत्र का बंटवारा। इस फर्क को समझने के लिए कांता और कमल की कहानी से बेहतर कुछ नहीं। कांता एक ऑफिस में काम करती है, ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का उदाहरण है। मतलब पक्की नौकरी है, काम के घंटे फिक्स्ड हैं, पेड लीव मिलती है और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं। दूसरी तरफ है कमल, जो एक दुकान पर दिहाड़ी मजदूरी करता है। ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। न नौकरी की कोई गारंटी, न काम के घंटे तय और ना ही कोई छुट्टी या दूसरे फायदे। तो हमने समस्याएं तो देख लीं, जीडीपी और रोजगार में गैप, छिपी हुई बेरोजगारी और असंगठित क्षेत्र की मुश्किलें। तो सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है? इसमें सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार कई तरह से रोजगार के मौके बना सकती है। जैसे अगर गांव में सड़कें और बांध बनाने में पैसा लगाए तो कंस्ट्रक्शन में लोगों को काम मिलेगा, है ना? किसानों को सस्ता लोन दे सकती है ताकि वो बेहतर खेती कर सकें। गांव के आसपास दाल मिल या कोल्ड स्टोरेज जैसी छोटी-मोटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे सकती है। एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च करेगी तो टीचर्स और डॉक्टर्स की नौकरियां निकलेंगी। और मनरेगा 2005 जैसी स्कीम्स जो 100 दिन के काम की गारंटी देती हैं, वो तो इस दिशा में एक बड़ा कदम है ही। तो पॉइंट ये है कि सरकार का रोल यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। सरकार वो ज़रूरी पब्लिक सर्विसेज देती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका फ़ायदा समाज में हर किसी को मिलता है। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ शायद प्राइवेट कंपनियां पैसा ना लगाना चाहें, इसलिए सरकार का आगे आना ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम एक बड़े सवाल पे छोड़ते हैं। सोचिए, अगर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है तो अगली 10 करोड़ नौकरियां कहाँ से आनी चाहिए? प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी से या फिर तृतीयक सेक्टर से? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।